शैव धर्म पढ़ेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव धर्म में आते हैं। शिवलिंग की उपासना का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरेयी अरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरेयी अरण्यक में मिलता है। और क्या है, पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, और पशुपत संप्रदाय को के संस्थापक थे लकुलीश। पशुपत संप्रदाय को बनाया था कौन? लकुलीश ने। ये 18 अवतार, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। सैद्धांतिक ग्रंथ इनका पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित पशुपत आचार्य है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव है। इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालमुख संप्रदाय जो है, इनके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इन लोग क्या करते हैं? नर कपाल में भोजन जल सुरापान नर कपाल मतलब खोपड़िया में खाते हैं। इन लोग खाना और पीना खोपड़िया में होता है और शरीर पर चिता भाषा मसलते हैं। ठीक है, मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है, ये साउथ की तरफ था, दक्षिण में लिंगायत था। इसको ही जंगम बोलते हैं, जंगम। इन लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है इसको। किसको? लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो बासव और उनका भतीजा जो था, वो चन्ना कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहता था। ठीक है, जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत इसने अपने मत की स्थापना की। जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार कर दिया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ठीक है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। और उनके द्वारा, यही गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म कौन कौन था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इन लोगों में शैव धर्म प्रचलित था। ये सब दक्षिण भारत के थे। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संत की संख्या 63 थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसी को वृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, राजराज द फर्स्ट ने तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी एक साथ अंकन किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है भाई? नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में है। ये शिव मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर शिव मंदिर है। ठीक है, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर के परिसर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण की वास्तुकला की शैली जो है, वो पैगोडा शैली है। वैष्णव धर्म क्या है? वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है और इसका विकास ही भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वृषण कबीले के थे ये, और ये मथुरा में रहते थे। कृष्ण का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में देवकीपुत्र के नाम से किया गया है और अंगिरस के शिष्य के रूप में भी हुआ है। इसी छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण को बोले हैं देवकीपुत्र। छंदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख मतलब वासुदेव कृष्ण, ये नाम कहाँ से मिला है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतार है और उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में दिया गया है। बुद्ध और कल्कि, ये सब विष्णु के अवतार हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे फेमस था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। ठीक है, और प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य कौन कौन सा मत है और इनके बॉस कौन कौन है? ठीक है, विशिष्टा द्वैतवाद रामानुज। देख भाई, विशिष्टा तो राम तो आएंगे। ठीक है, विशिष्टा द्वैतवाद रामानुज विशिष्टा रामा। ठीक है, विशिष्टा द्वैत रामानुज। द्वैत आनंद तीर्थ। ठीक है, द्वैत मत जो है वो आनंद तीर्थ आचार्य है उसका। द्वैतानंद बोल, द्वैत और आनंद। ठीक है, द्वैत मत जो है आनंद तीर्थ का है। शुद्धा द्वैत, शुद्धा वल्लभा, ऐसा पढ़ना है, शुद्धा वल्लभा। शुद्धा द्वैत जो है मत जो है वो आचार्य वल्लभाचार्य का है। और द्वैता द्वैत, अबे बार बार द्वैता द्वैत ला रहा है, ये निब्बा। ठीक है, द्वैता द्वैत हो निम्बाचार्य ने, निम्बार्क ने किया है। ठीक है, विशिष्टा द्वैत रामानुज ने द्वैतवाद, आनंद तीर्थ ने द्वैतानंद। ठीक है, शुद्धा द्वैत वल्लभाचार्य ने शुद्धा वल्लभा। ठीक है, द्वैता द्वैत निम्बार्क। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक तथा पुस्तक का नाम। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज। इनकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज और इनकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे रामदास दासबोध, इनकी पुस्तक थी। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। अध्यात्म रामायण इनकी पुस्तक का नाम था। अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसको बनवाया है सूर्यवर्मा द सेकंड। ठीक है, सूर्यवर्मा द सेकंड ने बनवाया है। 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पर। इस्लाम धर्म क्या है? संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। 570 ईसा में मक्का में इनका जन्म हुआ, कुरैश कबीले में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। लालन पालन कौन किया? चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा के पास इनको बुद्धि मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ। 24 सितंबर 622 ईसा, यही है हिजरी संवत, याद रखना। 24 सितंबर 622 ईसा को पैगंबर की मक्का से मदीना यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। हिजरी संवत मतलब 24 सितंबर 622 ईसा में। मोहम्मद की शादी 25 साल में खदीजा से हुई। खदीजा विधवा थी। ठीक है, मोहम्मद की पुत्री फातिमा थी और दामाद का नाम
नाम अली था। देवदूत जो गैब्रियल था वो मोहम्मद साहब को कुरान दिया अरबी भाषा में। ठीक है, कुरान जो है पवित्र ग्रंथ है ये मुसलमानों का, और कुरान में जो है 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है और इनकी मृत्यु हो गई थी 8 जून 632 ईसा में मोहम्मद साहब की, और इनको मदीना में दफना दिया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी और शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। ठीक है, अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की मृत्यु 661 ईसा में कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु 680 में करबला इराक में कर दी गई। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो थे उनको खलीफा कहलाए, उनको खलीफा बोलते थे। ठीक है, खलीफा का पद जो था 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म कर दिया और लास्ट जो खलीफा था वो था अब्दुल मजीद II टर्की का था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईसा में अरब ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम जो है धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से जो मक्का है वो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ होता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला बोलते हैं। अब आया ईसाई धर्म, देखते हैं। हमारे ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे और इनका ग्रंथ जो है बाइबल है। इनका जन्म जेरूसलम के बैथलेहम में हुआ था और इनके जन्म दिवस को क्रिसमस बोलते हैं। इनके माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। 30 साल तक पढ़ाई का काम किए हैं बैथलेहम के निकट नाजरेथ में। ठीक है, ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रू और पीटर। सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। 33 ईसा में सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को। और इनका त्रित्व में विश्वास है ईसाई धर्म का, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या जो चर्च बनाए गए थे वो थोड़ा सा ऊंचे थे अन्य चर्चों की अपेक्षा। इस शैली को बोलते हैं गॉथिक शैली और इसका एग्जांपल है पेरिस का नोटेडम चर्च। पारसी धर्म आया, पारसी धर्म पैगंबर जरतुश्त ईरानी थे इसके संस्थापक। ठीक है, इनकी शिक्षाओं का संकलन जंडावस्था में है। पारसियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है जंडावस्था। ठीक है, मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। अनुयायी जो थे इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे, अहुर। ठीक है, और अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। अब आया क्या मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज क्या है, सबसे प्राचीन वंश है और इसका संस्थापक था बृहद्रथ जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। तो यही है सीधे मगध प्राचीन वंश था जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। जरासंध जो था ये बृहद्रथ का लड़का था, पुत्र था। अब आया क्या हार्यक वंश, हसीन मसुक सा। ठीक है, हसीन मसुक सा याद रखना, हसीन मसुक सा। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सतवाहन, ये सब एक लाइन से आएंगे हसीन मसुक सा में, याद रखना है। ठीक है, अब आया हर्यक वंश बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा, बौद्ध धर्म को मानता था, पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसको राजधानी बना लिया। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार जो था वो जीवक को भेजा था और अवंती के राजा प्रणोद जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस टाइम में भी बिंबिसार जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसका लड़का कर दिया, अजातशत्रु। ठीक है, नाम तो जानते ही होगा। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठ गया। अजातशत्रु को कुड़िक बोलते थे, कुड़िक उपनाम था कुड़िक। प्रारंभ में अजातशत्रु अजात जा है ना, तो जैन धर्म का अनुयायी था स्टार्टिंग में। अजातशत्रु जो था 32 वर्ष तक मगध पे शासन किया। अजातशत्रु ने सुयोग मंत्री का नाम, अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वर्षकार। ठीक है, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, मतलब अजातशत्रु भी पहला गया अपने लड़के से, उदयन इसका लड़का था अजातशत्रु का। तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर उदयन जो था मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, वो जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में पेल दिया। ठीक है, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, वो क्या किया, राजधानी को पाटलिपुत्र फिर ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक है, अब क्या आया, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ये सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब आया सिकंदर भाई। सिकंदर क्या किया, 356 है भाई, 356 BC। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाप का नाम था फिलिप जो था 359 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 356 ईसा पूर्व में स्टार्ट कर दिया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पंजाब के शासक सिकंदर जो था पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया। इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से इनकार कर दिया, फट गई। ठीक है, और सिकंदर स्थल मार्ग पर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष में खत्म हो गया। इस सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पे झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बनाया। अब आया मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 345 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठ गया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला है और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल से संबंधित है।
ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखा और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल वृषल जिसका मतलब है निम्न कुल से उत्पन्न वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में, जिसको लिखा था विशाख दत्त। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना चाणक्य और इसके द्वारा चंद्रगुप्त लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और चाणक्य लिखा था अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंध है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठ गया। चंद्रगुप्त जैन धर्म मानता था। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय कर्नाटक के श्रावणबेल गोला में बिताई। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है। और युद्ध की संधि शर्तों के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ये काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, ये बुक में लिखा है। यही मेगास्थनीज इंडिका में यही सब लिखा है। पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि विशाल प्राचीर से घिरा था पाटलिपुत्र, 570 बुर्ज थे और 64 द्वार था। राजा का महल भी लकड़ी या काठ से बना था और पत्थर की नक्काशी की गई थी उसमें। चारों तरफ ये चिड़ियाओं से बने हुए बसेरे से घिरा हुआ था। यही सब। चंद्रगुप्त मौर्य जो था सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए थे उपहार में। चंद्रगुप्त की मृत्यु 258 ईसा पूर्व में श्रावणबेल गोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हो गई थी। अब आया बिंदुसार। देख रहे भाई, चंद्रगुप्त यही है ना, चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था इसका वो। बिंदुसार क्या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था 298 बीसी पे। ये राजगद्दी पर बैठा, इसको अमित्रघात बोलते थे। अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का था। ठीक है। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार बोला गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा अपना राजदूत बना के। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है डायमेकस को भेजा था एंटियोकस कहाँ का था, सीरिया का था। भेजा कहाँ था, बिंदुसार के पास डायमेकस को भेजा था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन बोला गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को, फिर बाद में अशोक को भेजा। आ गया बॉस। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस द फर्स्ट को मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब आ गया अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था भाई अशोक। ठीक है। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी माता नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुजरा और ऊडेगोलम के लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा के कनगनहल्ली शिलालेख में राजा अशोक नाम उल्लेखित है। क्या नाम है इसका, कनगनहल्ली। गुलबर्गा कर्नाटक में है। कनगनहल्ली से जो रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख मिले हैं उसमें राजा अशोक लिखा है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन बोला गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये 13वें शिलालेख में है अशोक की। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द सेकंड बोलते हैं, तो इसने क्या है, पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। याद रखना भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने ग्रहण की उपगुप्त से। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फिर कल्लड़ के राज तरंगिनी से पता चला कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध बन गया था, शैव धर्म छोड़ के। बाहर है। अहरौरा लेख में घोषणा की गई है अशोक ने। अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये किसमें लिखा है, अहरौरा लेख में ये घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं निर्माण कराई, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी रखा। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा दान में दे दी थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए रखा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। बौद्ध परंपरा तथा उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। सबसे पहले अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक पूरी लिपि का यूज हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मनसहरा पाकिस्तान से मिला है तथा शेष भारत में ब्राह्मी लिपि है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी फैंथलर ने किया था। ठीक है। और कितने हैं, 14 शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख तथा उसमें वर्णित विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में पशु व मनुष्य दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में
अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे 5वें वर्ष के उपरांत दौरे में जाएं, और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है इसमें। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें अभिलेख में राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचें, ये लिखा है 10वें शिलालेख में अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है, और 13वां शिलालेख अशोक का है, तो सबको पता है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 5 यवन राजाओं के नाम 13वें शिलालेख में अशोक के मिलता है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। इनके यहाँ 5 यवन राजाओं के यहाँ धम्म प्रचारक भेजे 13वें अभिलेख में मिलता है। 14वें अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। प्रयाग स्तंभ लेख क्या है? ये कौशाम्बी में, पहले कौशाम्बी में था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, फिर अकबर ने इलाहाबाद के किले पे स्थापित कर दिया इसको लाके। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित था। खोज इसकी 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज, ये है स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में है। और लौरिया नंदनगढ़, ये स्तंभ लेख है चंपारण बिहार, ये भी में। ये लौरिया नंदनगढ़, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख और रानी का अभिलेख बोलते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। धार्मिक कर मतलब बलि माफ कर दिया गया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अशोक का शारेकुना, जो कि कंदहार में है। अशोक का शारेकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक दोनों में लिखा गया है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण बोलते थे। उपधा परीक्षण, सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। इनकी संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। और अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को बोलते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र कहे जाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और जो उसको बताता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वारोही मतलब घोड़े सैनिक, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक जो था, वो चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। ये बोला जस्टिन यूनान का था, और ये बोला कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। सही भी हो सकती है। और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। पता नहीं तो पता चल जाता। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किए जाते थे। द्रोण को अनाज के माप के लिए प्रयोग किए जाते थे मौर्य काल में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षर और सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूप जीवा बोलते थे। अच्छा, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री को बोलते थे प्रधानमंत्री, पुरोहित को धर्म तथा दान विभाग का प्रधान। ठीक है, सेनापति बोलते थे सैन्य विभाग के प्रधान को सेनापति बोलते थे। राजपुत्र को युवराज बोलते थे। राजकीय द्वार रक्षक को दौवारिक बोलते थे। आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। कारागार का अध्यक्ष प्रशासता कहलाता था। नगर के कोतवाल को पौर बोलते हैं। प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहा जाता था। नगर रक्षक अध्यक्ष नायक कहा जाता था। हाँ भाई, ब्राह्मण साम्राज्य आ गया। शुंग तथा कण्व राजवंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मगध पर शुंग वंश की नींव डाला। ब्राह्मण जाति का था। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। इंडो यूनानी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग पराजित कर दिया था भाई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और पतंजलि से। ठीक है, भरहोत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ के कण्व वंश की स्थापना किया। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा। ठीक है, सतवाहन वंश आया। सतवाहन वंश शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना किया। सतवाहन मतलब आंध्र प्रदेश के शासक थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है।
सतवाहन वंश में प्रमुख शासक थे सिमुख, शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र। ठीक है, शातकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाया। सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल तथा गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नाम की पुस्तक लिखी। सतवाहन ने चांदी, तांबे तथा शीशे के सिक्के चलाए, है ना, मतलब क्या, शीशे के सर्वाधिक सिक्के सतवाहन ने चलाए। प्रोटीन और कांसे के सिक्के भी मुद्राओं का प्रचलन किया सतवाहनों ने। सतवाहन ने अपने सिक्का डालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल किया उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सतवाहन स्टार्ट की है। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सतवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहनों में मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। राजाओं के नाम के पहले उनकी माता का नाम लिखा रहता है। सतवाहन का राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र, ये माताओं का नाम पहले लिखा जाता था, है ना, दोनों था। मतलब सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। ठीक है, गौलमिक क्या था, एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। इसके अंडर के 9 रथ, 9 हाथी तथा 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सतवाहन की कृतियां है कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफा, अमरावती की कला का विकास। शातकर्णी तथा अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, पुल का काम किया। अब आए चेदी राजवंश। चेदी राजवंश कलिंग के थे। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें मिला है चेदी राजवंश की जानकारी। खारवेल इस वंश का प्रमुख राजा था। कलिंग राज खारवेल, याद आया, खारवेल जैनी था, जैन धर्म का अनुयायी था और जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण भी करवाया था। खारवेल जैन। ठीक है, भारत में यवन का आक्रमण। विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे, हिंद यूनानी, इंडो यूनानी, शक, फिर पल्लव किए, फिर कुषाण किए। ठीक है, सेल्यूकस के द्वारा विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विरोध का नेतृत्व डियोडोट्स द फर्स्ट ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स के साथ बहुत से राजाओं ने शासन किया, उसमें से थे डेमेट्रियस, मिनांडर, यही सब। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था 190 ईसा पूर्व में। ठीक है, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भागों पर अधिकार भी कर लिया था। इसने शाकल को राजधानी बनाया, शाकल को, और ये हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। बैक्ट्रियाई यूनानी को हिंद यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। ठीक है, इसकी राजधानी शाकल या फिर सियालकोट थी और यही थी शिक्षा का प्रमुख केंद्र। ठीक है, मिनांडर ने नागसेन या फिर नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न नागसेन का उत्तर एक पुस्तक में है, जिसको मिलिंद पन्नो के प्रश्न के नाम से जाना जाता है। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने सोने के सिक्के चालू किए थे। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्रचलित कला चढ़ाई, हेलेनिस्टिक आर्ट स्टार्ट की। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट गांधार कला है, हिंदी यूनानी के टाइम की। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया था। भारतीय नाट्य कला के विकास में प्रमुख योगदान है यूनानियों का पर्दे के प्रचलन से, जो कि पर्दा यूनानियों की देन है, इसलिए इसको यवनिका कहा जाता है। फिर आए शक। यूनानी के बाद आए शक। शक की 5 शाखाएं थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बटे थे शक। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत तथा 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन थी। प्रथम शक राजा मो लिखा है, फिर आ लिखा है ना, मो। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारागाह युग में भारत आ गए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित कर दिया। ठीक है, और विक्रमादित्य उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या अब तक 14 है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। गुजरात समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी हुए, शकों ने जारी किए। ठीक है, शक का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन तफास्ट था। गुजरात के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करता था ये। और रुद्रदमन ने सुदर्शन झील वही जो मौर्य द्वारा बनवाई गई थी, उसका जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन संस्कृत का बहुत प्रेमी था। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया, मतलब गिरनार अभिलेख रुद्रदमन। ठीक है, सबसे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने आप को छत्रा बोलते थे। पार्थियाई या पल्लव। पल्लव क्या है, पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का स्टार्ट हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफार्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। पार्थियाई लोग ईरान के थे। अब आए कुषाण। कुषाण क्या है, पल्लव के बाद कुषाण है, यूची या तोखरी भी कहलाए। ठीक है, यूची तोखरी बोलते हैं पल्लव के बाद कुषाण को बोलते हैं यूची तोखरी। यूची जो कबीला था 5 कुल में बटा था। ठीक है, और इसी को बोलता कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल का विशेष था। सबसे प्रतापी राजा इसका कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी और पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर पेशावर। कनिष्क ने 78 ईसा में गद्दी पर बैठे समय ठीक है शक संवत चलाया, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अभी भी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क काल में हुई, कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण जो था भारी संख्या में सोने की मुद्रा जारी किए, लेकिन शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। मतलब इनकी कनिष्क जो कुषाण जो सोने के सिक्के बनाए, ये गुप्त काल से अधिक अच्छे थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए। कनिष्क राजवैद या आयुर्वेद चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। महाविवाह सूत्र वसुमित्र ने लिखा। इसे महाविवाह सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसको लिखा है वसुमित्र ने। कनिष्क राज का भी अष्टघोष था, बुद्ध चरित्र की रचना किया था।
इसको बौद्धों की रामायण बोलते हैं, बुद्ध चरित्र को, अश्वघोष की कथा, वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत, कनिष्क, ये सब कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ठीक है, पनाच, पनाचक, वनाचक, वनाचक, वनाचक मतलब वसुमित्र, नागसेन और चरक, ये कनिष्क के टाइम में थे। ठीक है, देख भाई, विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य स्टार्ट किया था। शक संवत स्टार्ट किया था 78 ईसा में, मतलब एडी में, 78 एडी में शक संवत स्टार्ट हुआ था, कनिष्क ने किया। विक्रम संवत स्टार्ट किया था 58 बीसी में, बीसी मतलब पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। गुप्त संवत स्टार्ट किया था 319 से 320 एडी में, चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने। भरत आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, आइंस्टीन वाला। कनिष्क हमारा 102 ईसा में कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और उनकी उपाधि कुषाणु ने चीनियों से ली थी। देवपुत्र, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि कुषाणु ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के टाइम में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुई थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण स्टार्ट हुआ। संगम युग, संगम युग क्या है? दक्षिण भारत का था संगम युग। ठीक है, दक्षिण भारत का था संगम युग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? गोष्ठी। संगम का अर्थ है गोष्ठी। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ है गोष्ठी। तमिल कवि एवं विद्वान यहाँ पर एकत्र होते थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। ठीक है, 3 भाग में कौन कौन सा है? ये तिरुवर के कुराल। ठीक है, पहला संगम हुआ मथुरा में, समुद्र में विलीन। पहला संगम हुआ मथुरा में, अगस्त्य अध्यक्ष थे। दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम अलवई में, ये भी अगस्त्य अध्यक्ष थे। तीसरा संगम हुआ मथुरा में, इसके अध्यक्ष थे नकीरर। ठीक है, कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के स्टार्ट में शैव संत नैनार तिरुनाबुक रशु या फिर अपार ने किया था। इलांगो ने शिलप्पाधिकारम की रचना इलांगो ने की। इसका अर्थ है शिलप्पाधिकारम का अर्थ है पायलों का गीत। ठीक है, तमिल राष्ट्र काव्य कहा जाता है शिलप्पाधिकारम को। इसकी रचना इलांगो ने की थी। ठीक है, बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है ये। कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कनागी तथा नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है इसमें शिलप्पाधिकारम में। और क्या है? मणिमेखलाई, एक और बुक है मणिमेखलाई शीतलई, ऐसा पढ़ लो, मणिमेखलाई बुक का नाम है शीतलई सतनार, ये इसका लेखक है। ये बुक का नाम है ठीक है, बुक का नाम है मणिमेखलाई, इसका लेखक है शीतलई सतनार। इस बुक में क्या है? 30 सर्ग हैं। ठीक है, जैन प्रभाव है इसमें। राजकुमार उदय कुमारन तथा मणिमेखलाई मतलब कोवलन तथा नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। ठीक है, महत्व मुख्यतः धार्मिक है। इस कहानी में दार्शनिक तथा शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म दिंगनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवक चिंतामणि जैन भिक्षु तिरुक्कदेवर को दिया जाता है। जीवक चिंतामणि संगम काल में बहुत बाद की रचना है। इसको रचा था कौन? तिरुतक्कदेवर। जीवक चिंतामणि को रचा था तिरुतक्कदेवर। ठीक है, तिरुतक्कदेवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में बहुत जैन भिक्षु बन गए। और क्या है? तोलप्पापियम, ये तमिल व्याकरण है। रामकथा के लिए क्या है? तमिल का संस्करण है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतार, इसको लिखा है कंबन। ठीक है, ये रामकथा पर आधारित है। ये रामायण है साउथ की। संगम साहित्य काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग था, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध था। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश, चोल, चेर, पांड्य का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य स्थित थे। संगम युगीन शक्तिशाली चोलों का राज्य था। संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली चोल थे। सबसे प्रतापी राजा कारिकाल चोल था। कारिकाल चोल, इसके नाम के बाद इनकी जात लगा दो, कारिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। राजकीय संरक्षण प्रदान किया था ब्राह्मणों को। कारिकाल पुहार पत्तन का निर्माण किया था इसी के समय, कारिकाल चोल के समय हुआ था। इसे कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। यही कारिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर बसे थे। प्रमुख राजा थे कौन इसके? नेंदुजीरल सेनगुट्टुवम। तो सेनगुट्टुवम ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। पत्तिनी धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। कावेरी के दक्षिण में था ये पांड्य और इसकी राजधानी मथुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंदुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ये सब किसका चल रहा है? सब पांड्य का चल रहा है। ठीक है, चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर ऊपर का 6वां भाग था, कभी कभी बढ़ा देते थे। व्यापारियों से सीमा शुल्क या चुंगी वसूली जाती थी। ऐसा पांड्य में सेना चतुरंगिणी होती थी। अश्वगज, रथ और पैदल सिपाही, नगाड़ा व शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए महिलाओं को तैनात करता था। बहुत छक्का था यार। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग होता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। हत्या को सबसे पहले बड़ा अपराध माना जाता था। इसकी हत्या को सबसे पहले
अपराध माना जाता था, मतलब ब्राह्मणों की हत्या को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस खाते थे, खईसे थे भाई, सूरा पीते थे, दारू भी पेलते थे लोग। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान है। इसका प्रमुख पेशा कृषि कर्म है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिकर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है। तो लगता पियम तमिल रचना है जो कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 8 प्रकार है इसके, ठीक है। वर्णित विवाह के 8 प्रकार है, 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है तो लक्का पियम में, ठीक है। संगम काल में चावल मुख्य प्रमुख खाने की वस्तु थी। इसमें इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न के साथ तैयार किया जाता था। तमिल साहित्य में मच्चैलियर तथा अवैयर जैसे कवियत्रियों की चर्चा की गई है। काल में स्त्रियां भी सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। अतिथियों के आगमन की सूचना देता था कौवे नाविकों को सही दिशा भी दिखाते थे। सागर के मध्य चले जाने पर उन्हें सही दिशा दिखाते थे। जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर करने की प्रथा थी। वीरगल तथा वीर प्रस्तर इसको कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्य खेती का कार्य करती थी। इन्हें कडेसीवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, शालियूर, चेर राज्य तथा बंदर प्रमुख बंदरगाह था पांड्य राज्य का, ठीक है। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। रोम के साथ यहाँ व्यापार होता था। इसी बंदरगाह से अरिकमेडु से चोलों का रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में की खुदाई से विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। मनकों के निर्माण का कारखाना भी यहाँ मिला है। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी गई थी। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी गई थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदाम्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का प्रयोग किया गया है कार्तिकेय के लिए। मुरुगन का प्रतीक है मुर्गा। उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक पसंद था, उसको प्रिय था। मुरुगन का अस्त्र जो था उसको बोलते थे वर्षा। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का 3वीं सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 240 से 280 तक शासन किया, 40 साल। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, 280 से 320 ईसा तक, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महाशासक चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईसा में गद्दी पर बैठ गया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा में स्टार्ट हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसी विजय के कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, संगीत प्रेमी भी था। सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेण, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड था, जो 380 ईसा में राजगद्दी पर बैठ गया। चंद्रगुप्त द सेकंड ने चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द सेकंड के काल में है चीनी यात्री फाहियान आया। शकों पर विजय चंद्रगुप्त द सेकंड जीता और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शाब चंद्रगुप्त द सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त द सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का केंद्र था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास अग्रगण्य थे इनमें, ठीक है। कालिदास के अतिरिक्त कौन था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में? चंद्रगुप्त द सेकंड है ये, चंद्रगुप्त द सेकंड, ठीक है। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द सेकंड में। चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य था, ठीक है। अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त द सेकंड के दरबार में 9 विद्वान थे और कालिदास इसमें सबसे बड़े आदमी थे, अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द सेकंड इसी को विक्रमादित्य बोलते हैं। इसके टाइम पे धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह कोशकार था, ठीक है। और छपड़क जो था ज्योतिष शास्त्र था। धन्वंतरी चिकित्सा था। शंकु वास्तुकार था। बेताल भट्ट घटक पर वराह मिहिर थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। ये शिव की पूजा करता था। उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था वीरसेन, यही वीरसेन, ठीक है। और वीरसेन जो था व्याकरण, न्याय, मीमांसा तथा शब्द का प्रकांड पंडित था और कवि था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त द फर्स्ट था। इसी को गोविंद गुप्त बोलते हैं, ठीक है। यही इनकी मुद्रा जो थी उनमें मयूर का चित्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त द फर्स्ट उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को स्वराज का गवर्नर बनाया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। अंतिम राजा कौन था? अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त था। मलेच्छ, हूणों को मलेच्छ कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और इसके शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई भोक्ति थी, जिसके शासक को उपलिक कहा जाता था। भोक्तिक के नीचे विषय होता था।
विषय नाम की प्रशासनिक इकाई होती थी जिसका प्रमुख विषयपति होता था। पुलिस विभाग को चाट या भाट बोला जाता था और वो मुख्य अधिकारी, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पार्षद कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था तथा अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट कहलाती थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व क्या थी, ये सब गुप्त का चल रहा है ना, गुप्त का चल रहा है। भू राजस्व की दर क्या थी, 1/4 से 1/6 के बीच में हुआ करती थी। गुप्त काल में बलात् श्रम, जिसको विष्टि बोलते हैं, राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था इसको। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र बोलते थे कृषि करने वाली भूमि को, गुप्त काल में चल रहा है ना। गुप्त काल में क्षेत्र बोलते थे कृषि करने वाली भूमि को। वास्तु बोलते थे वास करने वाली भूमि को। चारागाह बोलते थे पशुओं का चारा योग्य भूमि को। सिल बोलते थे जो जोतने योग्य भूमि नहीं है। अपराहत, ये भूमि जो जंगली होती है, ठीक है, जो सिंचाई के लिए रहट व घंटी का प्रयोग होता था। गुप्त काल में जो है सिंचाई के लिए रहट व घंटी का प्रयोग होता था, घंटी यंत्र का। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था गुप्त काल में। और गुप्त काल में उज्जैन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल के मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और भीतर मंदिर, ठीक है, भीतर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यही है। तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। शिव मंदिर धुमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर जिसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। ईंटों द्वारा निर्मित है ये भीतर गांव मंदिर, ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाई और इसको स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में होता है। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईसा में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिला है। भोजराज की मृत्यु तथा उसकी पत्नी भोजराज की मृत्यु के दौरान उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी बोला जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह था। वैष्णव धर्म के अवशेष देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में सिर्फ 6 ही बची है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण, गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण घटनाओं का चित्रण है। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफा को निर्मित किया गया है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने नियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने वृहत संहिता पंच सिद्धांतम लघु जातक की रचना की। वृहत संहिता, वराहमिहिर की वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय की चर्चा की गई है। वृहत संहिता वराहमिहिर की, ठीक है। ब्रह्मगुप्त नक्षत्र वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था। न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना ब्रह्मगुप्त ने ही कर दी थी। प्रकृति एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बोला ब्रह्मगुप्त। आइंस्टीन से तुलना, ठीक है, इसी से कॉपी किया होगा आइंस्टीन। गुप्त काल में पलकाड़व ने पशु चिकित्सा पर हत्स्यायुर्वेद लिखा। गुप्त काल में पलकाड़व ने पशु चिकित्सा पर हत्स्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। पुस्तक में नुस्खे, सूत्र तथा उपचार की विधियां दी गई है नवनीतकम बुक में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपकिया बोलते थे। यज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से स्टार्ट हुई। त्रिमूर्ति की अवधारणा गुप्त काल में हुई। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की रचना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक गुप्त काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मच्छीकटनम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसने निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित किया गया है। इसी में मच्छीकटनम में, शूद्रक के मच्छीकटनम में, मतलब माटी के खिलौना गाड़ी में निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सबको सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसको। कालिदास की बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग, ठीक है। प्रथम भारतीय रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ये दूसरी रचना है, पहली रचना यह दूसरी रचना है। ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता। मतलब क्या है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है, और ऐसी ही दूसरी रचना है श्रीमद् भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में ही, नगरों का क्रमिक पतन मतलब नगर पहले स्टार्ट हो गया गुप्त काल की प्रमुख विशेषता। वकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, ठीक है। ये इसके पूर्व सतवाहनों के अधीन विदर्भ या बरार ये स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन द फर्स्ट शासक हुआ। वकाटक वंश का वह एक अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। कौन भाई? प्रवरसेन ने। प्रवरसेन वकाटक, इसका नाम ही है प्रवरसेन वकाटक, रख ले, ठीक है। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन वकाटक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसको कुछ काम नहीं था। प्रवरसेन के पश्चात वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया, प्रधान शाखा तथा बासीय या फिर वरसकुल शाखा।
समांतर रूप से दोनों चल रही थी शाखाएं, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान शाखा में थे रुद्रसेन प्रथम प्रभावती और प्रवरसेन द सेकंड, ठीक है। और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द सेकंड मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द सेकंड से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त व शक राज्यों के बीच में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन द सेकंड की मृत्यु हो गई। दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता का कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठ गया। पृथ्वी सेन द सेकंड ने वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वी सेन द सेकंड उसके बाद बसीम शाखा के हर्षेय के हाथों में ये इसका राज्य चला गया, ठीक है। बसीम शाखा क्या है? वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। ये सब वाकाटक के पार्ट है, ठीक है। हरिशेड़ जो था बसीम शासक का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिशेड़ मतलब वाकाटक है, हरिशेड़ वाकाटक है, ठीक है। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक ही है हरिशेड़। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द सेकंड ने मराठी सेतुबंध की रचना की। सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत ग्रंथ लिखा और संस्कृत की वैदर्भी शैली का विकास वाकाटक नरेश्वर दरबार में हुआ। चंद्रगुप्त द सेकंड ने राजकवि कालिदास, चंद्रगुप्त द सेकंड मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि जो कालिदास हैं, कुछ समय तक प्रवरसेन द सेकंड मतलब प्रवरसेन वाकाटक का है ना, उसकी राजसभा में रहते थे। कालिदास प्रवरसेन द सेकंड के राजसभा में रहते थे। और कालिदास है कौन? चंद्रगुप्त द सेकंड के कवि, ठीक है। और क्या है वहाँ पर उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। मेघदूत कालिदास प्रवरसेन द सेकंड के टाइम पे लिखा था, उसके जब रहता था तब लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वाकाटक नरेश ब्राह्मण को मानते थे, वे शिव तथा ये विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द सेकंड के सामंत जो व्याघ्र देव थे, उन्होंने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द सेकंड के सामंत थे, एक व्याघ्र देव नाम था उनका। उन्होंने क्या है नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों ने ही करवाया था। पुष्यभूति वंश आया मतलब अपना वाला, गुप्त वंश मेरा वाला। पुष्यभूति वर्धन वंश, गुप्त वंश के पतन के पश्चात नए राजवंशों का उदय हुआ। उसमें थे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गौड़, ये सब प्रमुख थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया पुष्यभूति वंश ने। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास है। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक था, स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को पेल दिया और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब आया क्या? राजवर्धन आए, इसका भाई, ये इसकी अपनी बहन का भाई राजश्री का भाई राजवर्धन था, उसने देवगुप्त को पेल दिया, मार डाला देवगुप्त को। परंतु देवगुप्त के मित्र जो था शशांक गौड़, ये नाम ही है इसका, शशांक नरेश मतलब इसको गौड़ बोलो। शशांक गौड़ ने धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधिवक्ष को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन 606 ईसा में थानेश्वर की गद्दी में बैठ गया। हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता है। परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षपुर के पुलकेशिन द सेकंड के बीच नर्मदा के किनारे युद्ध हुआ जिसमें हर्ष हार गया भाई मैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हेनसांग को जातियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध संग्रह के लिए भारत आया था। कौन? हेनसांग। हर्ष जो था 641 ईसा में चीनी दूत भेजा, ठीक है। 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए भी थे, ठीक है। हर्ष जो था 641 ईसा में अपने दूत चीन भेजे तथा 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत बलपूर्वक लिए थे। मतलब कैसे लिया होगा? हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी शिव को मानता था, शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग आया और उसको बदल दिया, बौद्ध धर्म की महायान का मेंबर बना दिया और वो पूर्ण बौद्ध बन गया हर्ष, ठीक है। मैं बौद्ध बन गया यार। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय हर 5वें वर्ष प्रयाग में समारोह आयोजित होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ। बाणभट्ट मेरा मतलब हर्ष का दरबारी कविता हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद संस्कृत नाटक है, हर्ष भैया आपने लिखे हैं, ठीक है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष तक पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिया था। बकता है, झूठ बोल रहा है भाई। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद ये तीनों संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी और ये लोग क्या कॉन्स्पिरेसी है इन लोगों की। धावक कवि को हर्ष ने पैसे देकर लिखवा लिए ये तीनों नाटक, ऐसा फेंक रहे हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वे ना तो कट्टर हिंदू था ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव और अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा से हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को भुक्ति बोलते थे और प्रत्येक भुक्ति राज्य, स्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में था। जिलों की संख्या थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे जो आधुनिक तहसील कहे जाते हैं। ग्राम शासन की छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षप पटलिक कहा जाता था, ठीक है। ग्राम शासन की छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षप पटलिक
कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को 4 भाग कहा जाता था, दंडपाशी तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के उत्तराधिकारी वृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जलपंप का उल्लेख मिला है। हर्षचरित में जलपंप का उल्लेख मिला है। हर्षचरित में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रमुख प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा है? पल्लव। पल्लव वंश का स्थापना सहिष्णु तथा इसकी राजधानी कांची थी।